सास का छोटा कमरा। न जाने कब हम बड़ा मकान लेंगे। यहाँ इस घर में ना तो सामान रख पा रहे ना ही कुछ सजा पा रहे। सही कह रही हैं जीजी आप। आपको पता है मेरी सहेलियों ने बड़ा सा मकान लिया है, वो भी शास्त्री नगर वाले एरिया में। अरे अलग से स्टोर रूम, 3 बाथरूम और ऊपर 2-2 छत भी है। बोलो। वही तो बात है ना। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब तो सिर्फ हम 4 ही लोग थे, लेकिन उसके बाद रेवा हुई, उसके बाद तुम्हारी शादी हुई, घर में लोग बढ़ते गए लेकिन मकान तो उतना का उतना ही। हाँ, अब तो मेरा मुन्ना भी आ गया है। उसका ही कितना सामान रखना होता है, उसके कपड़े, खिलौने, उसका झूला और भी बहुत कुछ। अरे मैंने तो कितनी बार कुंदन से कहा है कि नया घर देख लो, वो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं कभी। मैंने भी कितनी बार कहा नीरज से, वो भी मेरी कहाँ सुनते हैं। बस दुकान से घर, घर से दुकान, यही जिंदगी इन दोनों भाइयों की है। ऊपर से अगर कोई मेहमान आ जाता है तो और दिक्कत। कहाँ सुलाए, कहाँ उसका सामान रखे। जीजी, मैं क्या कहती हूँ कि हमें ना माँ जी से बात करनी चाहिए। दोनों बेटे माँ जी की बात कभी नहीं टालते। अरे हाँ, ये बात तुमने सही कही आरती। दोनों बेटे हमारी बात को अनसुना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर माँ जी उनसे कहेंगी ना तो वो मना नहीं करेंगे। वैसे भी माँ जी को तो यहाँ रहे या बड़े मकान में उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो अब नए मकान की बहुत ज़रूरत है। वो सब तो ठीक है छोटी, लेकिन माँ जी से कहेंगे क्या? वो हमारी बात क्यों मानने लगी? जी, उन्हें मनाना नहीं, दिखाना पड़ेगा कि हमें इस घर में कितनी दिक्कत है, जिससे वो खुद अपने बेटों से बात करे। हाँ, हम ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ उनकी पुती रेवा और मुन्ने रोनित के लिए भी जगह नहीं है। और वैसे भी ना माँ जी बहुत बोली है, वो मान ही जाएंगी। हाँ, सही कहा जीजी। हमें बस उनकी आंखों के सामने ये जताना है कि यहाँ हमें इस घर में बहुत दिक्कत है। यामिनी और आरती को अब किसी भी हालत में नया मकान चाहिए था। अब इसके लिए उन्होंने देविका के सामने ये जताना शुरू कर दिया कि उन्हें इस घर में बहुत तकलीफ हो रही है। आरती, ज़रा सुनना तो। हाँ जीजी, बोलिए ना, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे आज के दिन रेवा को तेरे कमरे में पढ़ाई करने देना प्लीज़। क्यों जीजी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, हमारे कमरे में शोर बहुत हो रहा है, रेवा पढ़ ही नहीं पा रही, इसलिए कह रही हूँ आज के दिन रेवा को तेरे कमरे में पढ़ाई करने देना। जीजी, रेवा तो मेरी बेटी जैसी है, लेकिन मेरे कमरे में रोनित बार बार रोता है। कभी सोता है, कभी बैठता है। इससे रेवा ना वहाँ पढ़ाई नहीं कर पाएगी। हाँ, ये बात भी सही है तेरी छोटी। मुन्ना भी तो अभी छोटा है ना, उसके लिए भी तो जगह चाहिए होती है। अरे दीदी, रात को भी इस मोहल्ले में बहुत शोर होता है, इसलिए रोनित सो ही नहीं पाता। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं तो। हाँ, अब मुझे ही देख ले, रेवा भी अभी 5 साल की हो गई है। उसके लिए अलग से कमरा होता तो मैं उसे अलग से पढ़ा पाती, कुछ सिखा पाती, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। हाँ, सही कहा जीजी। अब हमें एडजस्ट तो करना ही होगा ना। चल कोई बात नहीं, मैं रेवा को अपने कमरे में ही शोर में ही पढ़ाई करवा देती हूँ, अब जैसे भी मार्क्स आए उसके। यामिनी और आरती का ये प्लान इस तरह चलता रहा कुछ दिनों तक। वो हर बात में देविका को ये समझा रही थी कि इस घर में उन्हें कितनी दिक्कत है। जीजी, आपकी अलमारी में थोड़ी सी जगह होगी? क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊँ जीजी आपको, मेरी मम्मी ने रोनित के लिए कुछ सामान भेजा है, लेकिन मेरा कमरा तो इतना छोटा है, आप जानती है ना, थोड़ी सी भी जगह नहीं है मेरे कमरे में सामान रखने के लिए। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन सच कहूँ जगह मेरे कमरे में भी नहीं है। फिर भी एक काम करती हूँ, रेवा का कुछ सामान हटाकर थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीजी। अगर मेरा कमरा बड़ा होता तो मैं आपको कभी नहीं कहती। आरती, मेरे कमरे में भी जगह है, तुम मुन्ने का सामान वहीं रख दो, रेवा का सामान वहीं रहने दो। यामिनी। जी माँ जी, थैंक यू। वो क्या है ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका सामान भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको तकलीफ़ देनी पड़ रही है बस। अरे नहीं, तकलीफ़ किस बात की, मैं भी समझ रही हूँ कि अब हमें बड़े मकान की ज़रूरत है। वही तो माँ जी, लेकिन कुंदन और नीरज से कैसे कहे कि हमें कितनी तकलीफ़ हो रही है इस घर में, हमें तो एडजस्ट करना ही होगा ना। अरे नहीं नहीं, अगर दिक्कत है तो मैं उन दोनों से बात करती हूँ कि कोई बड़ा सा मकान देख ले जिसमें सब लोगों के लिए कमरे हो। आने वाले भविष्य में तो बच्चों को भी कमरा चाहिए होगा ना। जी माँ जी, अगर आप बात करेंगी ना तो वो दोनों आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। हाँ माँ जी, आप रात को ही उन दोनों से ये बात कर लीजिएगा। ठीक है। यामिनी और आरती का प्लान अब जाकर कामयाब होने वाला था। देविका रात को अपने बेटों से बात करने वाली थी।
अब देविका को और अपने पतियों को खुश करने के लिए यामिनी और आरती ने अपनी सास की पसंद का खाना बनाया। रात को जब सब लोग खाने के टेबल पर बैठे थे, अरे वाह, आज तो सब कुछ माँ आपकी पसंद का बनाया। चलो अच्छा, कभी कभी माँ की पसंद का भी खाना बनाया करो। अरे हम तो रोज़ ही माँ जी की पसंद का खाना बनाए, इतनी अच्छी माँ जी हैं हमारी। बाकी सासों को देखा है आपने कैसी होती है? हमारी माँ जी तो हमसे कुछ नहीं कहती। माँ तो पहले से ही कोमल स्वभाव की रही है। अच्छा अच्छा, बस भी करो मेरी तारीफ़ करना सब लोग। आज मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ माँ, कहो ना, कुछ चाहिए क्या आपको? कोई तकलीफ़ हो तो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे कुछ चाहिए ज़रूर। माँ, आपको हमने कभी ना कहा है क्या? आप बस बताइए आपको क्या चाहिए। तुम दोनों अब एक बड़ा सा मकान देख लो। इस घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, कभी मेहमान आ जाए तो जगह की कितनी कमी हो जाती है, बहुओं को कितनी तकलीफ़ सहनी पड़ती है। माँ, लेकिन ये मकान इतना भी छोटा नहीं है। हाँ, लेकिन अब लोग भी तो बढ़ गए हैं ना इस मकान में। मैं कह रही हूँ ना, इस मकान को बेच दो और दूसरा मकान देख लो। ठीक है माँ, हम कल ही नया मकान देखना चालू कर देते हैं। और हाँ, किसी अच्छे एरिया में मकान देखना, ठीक है? जी माँ, जैसा आप कहें। यामिनी और आरती एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी कि अब फाइनली उनका सपना पूरा हो जाएगा और वो बड़े घर में रहने चले जाएंगे। वो दोनों तो अपने कमरे के लिए अलग अलग सजावट का सामान भी देखने लगी थी। देखना छोटी, ये कैसा है? अरे जीजी, ये गमला तो बड़ा ही सुंदर है ना? ये मैं अपने कमरे में रखूँगी। कुंदन और नीरज जो मकान देखकर आए ना, वो मकान बहुत बड़ा है। उसमें से 2 सबसे बड़े कमरे हम दोनों लेंगे। जीजी, मैं तो अपने कमरे में वो नेट वाले पर्दे लगाऊंगी, मस्त वाले। अरे मैंने तो सोच लिया है कि अपने बाथरूम में वो आजकल नया जो हाथ धोने का साबुन निकला है ना, महंगा वाला, वो रखूँगी। दीदी, मैंने भी सोच लिया है कि मैं अपने कमरे में आजकल वो गोल पलंग नहीं आता राजा महाराजाओं वाला, वो रखूंगी और सिल्क की चादर बिछाऊंगी उस पर। बस अब जल्दी से कुंदन और नीरज वो मकान का सौदा कर दे, उसके बाद तो हमारी चांदी ही चांदी है। हाँ, सही कहा दीदी। एक बार हम रहने चले जाए फिर तो पूरा घर हमारा है बस। कुंदन और नीरज ने एक बड़ा सा घर देख लिया था और इस घर की कीमत भी उन्हें अच्छी मिल गई थी। उन्होंने जल्द ही इस घर का जो भी ज़रूरी सामान था वहाँ रखवा दिया और उस घर में रहने चले गए। अरे छोटी, यहाँ के कमरे कितने बड़े बड़े हैं ना? हाँ जीजी, उस घर से तो काफ़ी बड़े हैं यहाँ के कमरे। अरे हम दोनों ने तो अपने अपने कमरे ले लिए, अब माँ जी को कौन सा कमरा देना है? माँ जी को क्या ज़रूरत है इतने बड़े कमरे की? 2 जोड़ी कपड़े तो हैं उनकी और कोई सामान भी नहीं है। हाँ, इन 2 कमरों में से बड़ा एक और कमरा है, वो हम बच्चों को दे देते हैं, और एक जो ऊपर का साइड वाला कमरा है ना, वो मेहमानों के लिए रख देते हैं। जी, मैं क्या कह रही थी, एक जो छोटा कमरा नहीं है वो माँ जी को दे देते हैं। हाँ, वैसे इस घर का छोटा कमरा भी उस घर के कमरे से तो बड़ा ही है उनके लिए। वही तो जीजी, ये कमरा भी उस घर के कमरे से तो बड़ा ही है उनके लिए, हम उन्हें ये कमरा दे देते। हाँ, यहाँ पुरानी अलमारी आ जाएगी और कुछ खास करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। माँ जी को क्या फ़र्क पड़ता है नए पर्दे है या नहीं, या सजावट है या नहीं? अरे उनके लिए तो ये छोटा कमरा भी बहुत है। कोई बात नहीं बहू, मेरे लिए तो ये बहुत है कमरा। तुम दोनों तो खुश हो ना? अब इस घर में आकर यहाँ तो बहुत जगह है घर में सबके लिए। हाँ माँ जी, जगह तो बहुत है, लेकिन नया घर है और पुराना सामान रखना अजीब सा लग रहा है, इसलिए हम सोच रहे थे कि कुछ सामान आपके कमरे में रख देते। अच्छा, लेकिन मेरा कमरा तो पहले से ही छोटा है, वहाँ सामान रखना सही रहेगा क्या? अरे माँ जी, आपकी एक अलमारी तो है, बस उसके अलावा आपके पास और कुछ है भी नहीं। हाँ माँ जी, हम दोनों के पास कुछ सामान है, वो हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तुम दोनों को जैसे समझ में आए वैसा करो। देविका का स्वभाव काफ़ी कोमल था। वो ज़्यादा कुछ भी अपनी बहुओं को कहती भी नहीं थी। छोटा कमरा मिलने के बाद भी दोनों, यामिनी और आरती ने अपना सामान यहाँ रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी देविका ने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। अरे छोटी, ये गमला मंगवा तो लिया है, लेकिन अब मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो अब जीजी, इतना महंगा गमला फेंक भी तो नहीं सकते। हाँ, इतना महंगा ले लिया और कितना भारी भी है, कहाँ रखूँ? इसे फेंकना भी नहीं है और मेरे कमरे में रखना भी नहीं है। जी, माँ जी का कमरा है ना, वहाँ रख दीजिए उसे, फेंकना भी नहीं पड़ेगा और इसी घर में रहेगा। अरे वाह छोटी, क्या सुझाव दिया है। माँ जी का कमरा वैसे भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, उनको क्या करना है अगर ये कमरा वहाँ पड़ा रहेगा तो?
जिस देविका की वजह से यामिनी और आरती को इस बड़े घर में रहने का मौका मिला था, उसी देविका के कमरे को उन दोनों ने स्टोर रूम बना दिया था। अरे मैंने कहा था ना, हमारा कमरा तुम्हारे कमरे से बड़ा है। हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन इस घर को देखने के बाद सच में इस घर के कमरे तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। उस घर के मुकाबले तुम्हारा ये घर काफ़ी बड़ा और सुंदर भी है। अरे हमने अपने पतियों को पहले ही कह दिया था कि हम ऐसे वैसे घर में नहीं रहने वाले, हमें चाहिए तो बड़ा सा घर ही चाहिए। नहीं तो क्या, देखो ये बाथरूम कितना बड़ा है, इसमें सब कुछ नया रखवाया है। तुम्हारे पति तो काफ़ी बात मानते हैं। एक हमारे पति हैं जिन्हें हमेशा ही खर्चे की पड़ी रहती है। अरे अब हर किसी की किस्मत है और क्या। वैसे उस घर में हमें उतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने एक बार कहा और हमारे पति मान गए। कहा कि नहीं, हमारी पत्नियों को, हमारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे यामिनी, तुम तो कह रही थी कि तुमने महंगा वाला वो बड़ा सा गमला लिया है, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब हाँ, लिया है ना जीजी ने, वो ना माँ जी के कमरे में रखा है। अच्छा, अपनी सास का कमरा भी तुम दोनों ने खूब सजाया है। अरे नहीं नहीं, वो तो बड़ा सा गमला बहुत भारी था और मुझे ना खास पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने माँ जी के कमरे में रख दिया। आओ ना, तुम दोनों को दिखाते हैं, वो गमला माँ जी के कमरे में ही पड़ा है। आरती और यामिनी अपनी दोनों सहेलियों को लेकर देविका के कमरे में आती है, जिस कमरे को उन्होंने सामान से भर रखा था। अरे माँ जी, यहाँ मैंने वो बड़ा सा गमला रखा था, कहाँ गया? हाँ बहू, मैंने वो उसे थोड़ा साइड में कर दिया है। वो रहा, देख, मुझे बाथरूम जाने में ना तकलीफ़ हो रही थी, और भी तो कितना सामान है ना यहाँ, इसलिए। अरे माँ जी, आपको पता भी है कितना महंगा गमला है ये? आपको क्या ज़रूरत थी इस गमले को हाथ लगाने की? अगर टूट फूट जाता तो? और आपके कमरे में सामान है तो क्या हुआ? आपको कमरे में काम ही क्या है? कितना महंगा गमला है ये, आपने इसे इधर साइड में रख दिया। बहू, ये बीच में पड़ा था तो मुझे बार बार लग रहा था, इसलिए बस मैंने। माँ जी, फिर आपको देखकर चलना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? वो तो मैं बस। ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने माँ के कमरे का? तुम दोनों ने अपने लिए बड़े बड़े कमरे ले लिए और माँ को इतना छोटा वाला कमरा दे दिया। उसके बाद भी तुम दोनों ने उनके कमरे को स्टोर रूम बना रखा है। ना माँ के कमरे में अच्छी लाइट्स है, ना पर्दे, ना ही कोई सजावट। तुम दोनों को ये घर माँ की वजह से मिला है। हम दोनों तो मनाही कर रहे थे इस घर के लिए। माँ ने कहा कि ये घर तुम दोनों को पसंद आएगा, इसलिए उनके कहने पर तुम दोनों के लिए ये खरीदा हमने। हम दोनों दुकान में बिजी क्या हो गए? तुम दोनों ने माँ को ये छोटा कमरा देकर उनके साथ ये सलूक किया। कह रही थी हमारे पति हमारी सुनते हैं। अच्छा यामिनी, आरती, हम चलते हैं। अब हम अभी खाली कर देते हैं कमरा। हाँ, अच्छे से सजा भी दे दे। अभी के अभी खाली करो ये कमरा और अच्छे से सजाओ, नहीं तो तुम दोनों को तुम्हारे बड़े बड़े कमरे भी खाली करने पड़ेंगे, समझी? अरे कुंदन, गुस्सा छोड़ दे बेटा, मैं ठीक हूँ यहाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम चुप करो माँ, इन दोनों से कुछ कहती नहीं ना, इसलिए ये तुम्हारा गलत फायदा उठाती है। माँ जी, आप बैठिए ना, हम दोनों ये कमरा अच्छे से सजा देते हैं। जल्दी। वैसे किसी ने सही कहा है, कुछ लोगों को बात बातों से नहीं लातों से समझ में आती है ना? आपका क्या कहना है इस बारे में? मम्मी जी, मेरी अलमारी क्यों नहीं साफ की? और तो और, आज मैंने आपको मेरे लिए खीर पूड़ी बनाने को कहा था ना, वो भी नहीं बनाया आपने। अब मुझे माफ़ कर दे बहू, दरअसल ना वो आँख लग गई थी, गोलियाँ खाई थी ना, उसकी वजह से। मुझे कुछ नहीं पता, चलिए जाकर मेरे लिए खाना बनाइए, तब तक मैं अपना फेवरेट टीवी शो देखती हूँ। ये है सोनम और इसकी सास निर्मला। निर्मला जो कि एकदम सीधी सादी होती है, जुबान पर हमेशा गुलकंद और मन में सबके लिए भरपूर प्यार, स्वभाव से काफी भोली। वहीं उसकी बहू सोनम जो पूरी की पूरी टेढ़ी होती है, वो ससुराल में हर किसी को अपनी उंगलियों पर नचाती है, फिर चाहे वो उसका पति ऋषि हो, ससुर जी गोपीनाथ या फिर बेचारी सासू माँ निर्मला देवी। लेकिन इस कहानी में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण बदल गया सब कुछ? आइए देखते हैं। ये लो सोनम बहू, तुम्हारा खाना। वाह मम्मी जी, आपके हाथ से बने खाने की खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है तो फिर इसका स्वाद तो माइंड ब्लोइंग होगा ही।
सोनम खाना खाने लगती है। तभी वहां पर गोपीनाथ और ऋषि आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है सोनम? मम्मी की सुबह से तबीयत इतनी खराब है, उसके बावजूद भी तुम उनसे काम करा रही हो। प्रिय पतिदेव, लाउड स्पीकर की तरह चीखना चिल्लाना मुझे भी आता है। आवाज नीचे करके बात करो। और ये मेरी मम्मी जी हैं, इनसे मैं कैसे पेश आऊँ, कैसे इनसे कितना काम कराऊँ, ये सब इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके। और अगर आइंदा से इस बारे में बात की तो पेन के साथ तैयार रहना, तलाक के कागज 1 मिनट में रेडी कर दूंगी मैं। ना जाने किस दिशा में भटक गया था मेरा दिमाग, जो मैंने इस लड़की की शादी अपने बेचारे बेटे के साथ करा दी। आओ पापा जी, अभी अफसोस जता कि क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। अच्छा पापा जी, वो ब्रिजवा से मिष्ठान भंडार से आप और ऋषि दोनों जाकर मेरे लिए जलेबियाँ और कुल्फी ले आएंगे प्लीज। और अगर नहीं किया ना मेरा काम तो आपको पता ही है कि ये सोनम क्या चीज़ है। लाता हूँ मैडम। इस तरह सोनम अपने ससुराल में सभी पर अपना हुक्म चलाती रहती और बेचारे सास ससुर और पति इस ढीठ और टेढ़ी बहू का अत्याचार सहते रहते। मम्मी जी, आज मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं घर पर, अच्छा सा कॉन्टिनेंटल खाना बनाना, पूरे घर को ताजमहल की तरह चमका देना, और हाँ, पर्दे भी धो ही डालिए, बड़ी धूल सी हो गई है इन पर। ठीक है बहू, और कुछ? ना ना, इतनी भी पापी नहीं हूँ मैं मम्मी जी, जो एक 50-60 साल की बूढ़ी जान को इतना सारा बोझ वाला काम दे दूं एक साथ। जो काम दिया है ना वही निपटा दीजिए प्लीज, ओके। बेचारी भोली निर्मला घर का सारा काम करती, उसकी तबीयत साथ ना दे फिर भी वो काम करती। सोनम की सहेलियां जब घर पर आती है तब भी सोनम अपने ससुराल वालों से काम ही करवाती है। हाय सोनम, कैसी है तू? हेलो सोनम, शादी की बात तो तेरे चेहरे पर बहुत ही ग्लो आ गया है। लगता है तुझे सास के ताने और पति की बकबक नहीं सुनने मिलती है ना। सही कह रही हूँ ना मैं? एकदम करेक्ट मेरी जान। अरे ससुराल के मामले में तो मैं फुल टू फुल लकी हूँ। इस घर में बस जरा सी धमकी दे दो इन लोगों को, सारे के सारे चुपचाप काम पे लग जाते हैं। और तो और मेरी सास भीखी बिल्ली की तरह मेरी हर बात मानती है। क्या सच में? हमारे तो भाग ही फूटे हैं, लेकिन यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतना भोला और डरपोक ससुराल भी कहीं होता है क्या? जहाँ हमारे लिए ससुराल जहन्नम है, इसके लिए जन्नत है भाई। नसीब अपना अपना। मम्मी जी, शरबत को रसोई से लाने गई हो या फैक्ट्री से? इतना टाइम लगता है क्या? और पापा जी, आपने मेरी फ्रेंड्स के लिए कुछ खाने को भी नहीं लाया? जाइए जल्दी से बाहर से स्नैक्स ले आइए। लेकिन बेटा, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे झट से जुकाम हो जाता है ना। मैं ऑर्डर कर देता हूँ बेटा। ओफो, ऑर्डर करोगे तो उस डिलीवरी बॉय को इस तूफानी बारिश में आने के लिए 7 जन्म लग जाएंगे। आप ही चले जाइए, चलिए। पापा जी, जाते हो या नहीं? बेचारा गोपीनाथ तूफानी बारिश में भीग कर जाता है और सोनम की सहेलियों के लिए स्नैक्स लाता है। एक बार सोनम अपने कमरे में ऋषि से कहती है, ऋषि मेरे प्यारे प्यारे सुहाग, मेरे पैर में ना बहुत दर्द हो रहा है। आज दिन भर शॉपिंग मॉल में घूम रही थी ना, फिर शाम में आते वक्त मेले में भी घूमी, इसलिए इतनी सारी मेहनत करके पैरों की नसों की ना गांठ बन गई है शायद, इसीलिए दर्द कर रहा है। प्लीज जरा मालिश कर दो ना डियर। क्या बौखला गई हो क्या? मतलब? अच्छा, तो अब तुम्हें मेरे पाँव छूने में भी दिक्कत है? एक बीवी बराबर अपने पति का पाँव छूती है, कड़वा चौथ को व्रत रखती है, और एक पति। अरे नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है सोनम। फिर क्या, ना चाहकर भी ऋषि को सोनम के पैरों की मालिश करनी ही पड़ती है। ऐसे ही
अपनी इन बुरी हरकतों से सोनम ने निर्मला, ऋषि और गोपीनाथ के नाक में दम कर रखा था। एक दिन अचानक से गोपीनाथ अपने साथ एक नई नवेली दुल्हन को ले आते हैं जो उसी की उम्र की होती है। वेलकम करो चंद्रिका का। चंद्रिका को देखकर सभी चौंक जाते हैं। चंद्रिका? ये कौन है पापा जी? और आप दोनों के गले में ये वरमाला? पापा, आपने दूसरी शादी कर ली? हाँ बच्चों, मैंने दूसरी शादी कर ली। अब से ये तुम्हारी नई सास है सोनम। आरती की थाल लाओ और स्वागत करो इसका। ये आपने बहुत बुरा किया है जी, मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। निर्मला रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सोनम अपनी नई सौतेली सास के लिए आरती की थाल लाती है और उसकी आरती उतारती है। लेकिन अब कहानी पलट चुकी थी। जहां सोनम सब पर हुक्म चलाती थी, वहां अब चंद्रिका सब पर हुक्म चलाने लगी। आ बहुरानी, कहाँ चली सच सवर के? क्यों? आपसे मतलब? और वैसे भी मैं आपको अपनी सास नहीं मानती, क्योंकि आप मेरी सगी सास की सौतन हो। अच्छा जी, जरा घर के बाहर कदम रख के तो दिखा। नहीं, तुझे दिन में तारे दिखा दिए ना, तो मेरा नाम भी चंद्रिका नहीं। मैं एक कुश्ती पहलवान के परिवार से आई हूँ। 1 मिनट नहीं लगेगा, पूरे गांव की औरतें आकर तुझे धोबी पछाड़ कर देंगी। अब ये सुनकर तो सोनम डर जाती है। कि क्या? अब चुपचाप से सारे घर का काम कर। 56 भोग बना, पूरे घर को साफ कर, छत पे पापड़ सुखा और बाजार जाकर राशन और सब्जियां भी ला देना लगे हाथ। इतना सारा काम? हाँ तो अब कोई आनाकानी ना करना, चुपचाप फटाफट से सारा काम निपटा देना। हाँ ठीक है। सोनम घर का सारा काम करती है और अपनी नई सास चंद्रिका की सेवा में जुट जाती है। चंद्रिका उसे अपनी इशारों पर नचाना शुरू करती है। बस अब और साफ सफाई नहीं होती मुझसे। हे भगवान बचा लो, ये कौन सी नई आफत आ गई घर में। मेरा तो जीना दुश्वार हो गया है। इससे अच्छा तो मेरी पहले वाली सास ही थी। निर्मला मम्मी जी की ही इतनी सेवा करी होती तो एक वक्त पे वो भी चल जाता। निर्मला और चंद्रिका दोनों सौतन जब जब घर में आमने सामने आती तो वो बहू के सामने एक दूसरे से बात तक नहीं करती। चंद्रिका गोपालनाथ, ऋषि और निर्मला से ठीक से पेश नहीं आती। चंद्रिका जी, मुझे टीवी का रिमोट दे दो ना, मुझे मैच देखनी है। नहीं, मैं नहीं दूंगी। फिलहाल सास और बहू दोनों की कहा सुनी हो रही है, मुझे ये सीन देखना है। अरे लेकिन मेरी मैच भी तो इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा ना, ये कैसा लड़का है आपका गोपालनाथ जी? ढीठ है एकदम और तमीज भी नहीं है। मुझे आंटी चंद्रिका जी कह रहा है। होगी भी कैसे जब माँ ही ऐसी है तो। और बहू तो बस पूछो ही मत, बहू तो एंटिक पीस है बिल्कुल। अपने और अपने परिवार की बुराई सुनकर सोनम गुस्से से बोल पड़ती है। ओ चंद्रलोक से आई हुई चंद्रमुखी चंद्रिका, अपनी जुबान को ना जरा काबू में रखो, समझी? एक तो मेरे नाक में दम कर रखा है काम करवा करवा के, ऊपर से मेरे परिवार से इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। आज से मैं तुम्हारा कहा हुआ कोई काम नहीं करूंगी। मैं सिर्फ अपनी निर्मला मम्मी जी का ही कहना मानूंगी। मम्मी जी आई लव यू, छप्पी पाओ आओ। तभी सभी हंसने लगती हैं और सोनम ये देखकर सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ, आप सब हंस क्यों रहे हो? बेटा, मैं कोई तेरी सास की सौतन नहीं, बल्कि तेरी मौसी सास हूँ, यानी कि निर्मला की बहन। और ये सब तो एक नाटक था। ये सुनते ही सोनम की होश उड़ जाते हैं। तुम्हें ये अंदाजा दिलाने के लिए कि तुम कितनी गलत थी। हमें पता था कि तुम में भी दिल है और वक्त आने पर वो दिल भी बोले और तुम्हारा घमंड और अकड़ पीछे छूट जाए। आई एम सो हैप्पी कि तुमने अंत में मम्मी को चुना
और तुम्हें हमारी कीमत महसूस हुई। सोनम भावुक हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए और शुक्रिया, इस नाटक के जरिए ही सही, लेकिन मुझे सबक तो सीखने मिला। अब मैं मेरी सास, मेरे ससुर या मेरे पति तो क्या, किसी के भी साथ बदसलूकी और टेढ़ेपन से व्यवहार नहीं करूंगी। हर किसी के साथ खुशी से और प्यार से रहूंगी। इस तरह सोनम सुधर जाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है।